फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश रोमांटिक पोएट पीबी शैली की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है ओड टू द वेस्ट विंड। ये पोएम 1819 में लिखी गई थी और इसे पब्लिश 1820 में किया गया था। फ्रेंड्स, ये पोएम काफ़ी लंबी है जो कि 70 लाइन्स की है और इसे 5 डिफरेंट सेक्शंस में बांटा गया है। हर सेक्शन खुद में एक सोनेट है, यानी हर सेक्शन 14 लाइन्स का है और हर सेक्शन की राइमिंग स्कीम है ABA, BCB, CDC, DED, EE। इस पोएम की थीम है डेथ एंड रिबर्थ, यानी किसी चीज़ का मरना और फिर दोबारा जन्म लेना। इस पूरी थीम को पोएम में समझाया गया है कि किस तरह ये जो वेस्ट विंड है हर चीज़ को बर्बाद कर देती है, लेकिन उसकी बर्बादी में दोबारा से एक नई शुरुआत होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, द ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। तो फर्स्ट सेक्शन की फर्स्ट लाइन में पोइट डायरेक्टली वेस्ट विंड से कहता है कि तुम वाइल्ड हो, तुम पर कोई काबू नहीं पा सकता, तुम जो चाहे करो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तुम ऑटम के सीज़न की जान हो, यानी तुम्हारे आने से पता चलता है कि ऑटम का सीज़न आ गया है। दो फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस The leaves dead are driven like ghost from an enchanter fleeing। इन 2 लाइन्स में पोइट कहता है कि वेस्ट विंड तुम इनविजिबल हो, तुम्हें कोई देख नहीं सकता, यानी तुम्हारी अनसीन प्रेजेंस है और तुम क्या करती हो, तुम गिरे हुए पत्तों को स्कैटर कर देती हो, उन्हें तुम बिखेर देती हो, इस तरह जैसे कोई भूत किसी जादूगर को देखकर भाग जाता है। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड। अब ये जो हैं वो इन गिरे हुए पत्तों के रंग हैं जो कि बिखरे हुए हैं। वो पीले रंग के हैं, काले रंग के हैं, फीके पड़े हैं और लाल रंग के हैं। पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स, और वो ऐसे लगते हैं जैसे बीमार लोगों का कोई झुंड हो। ओ दाओ हु चैरियट्स टू देयर डार्क विंट्री बेड, और तुम ऐसे लगते हो जैसे तुम उनकी चैरियट हो जो उन्हें ज़मीन पर ले आती है जहाँ वो पूरी ठंड के मौसम में सोए रहेंगे। द विंगड सीड्स, तो जो प्लांट में सीड्स होते हैं हवा उनको ज़मीन पर ले आती है। वेयर दे लाइक कोल्ड एंड लो ईच लाइक अ कोप्स विद इन इट्स ग्रेव। तो वो सीड्स क्या करते हैं, वो पड़े रहते हैं ठंड में बिल्कुल हम्बल होकर, जैसे वो कोई डेड बॉडीज़ हैं जो कि अपनी ग्रेव में हैं। अनटिल दाइन इज योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शेल ब्लो हर क्लैरियन अवर द ड्रीमिंग अर्थ। और ऐसा तब तक चलेगा जब तक तुम्हारी इज योर सिस्टर यानी स्प्रिंग, तो जब स्प्रिंग का मौसम आएगा तो वो अपनी हवा चलाएगी और वो क्या करेगी, वो अपने क्लैरियन को बजाएगी और इस ज़मीन को इसकी नींद से जगाएगी। यानी तुम्हारे आने पर ये जो ठंड का मौसम छा जाता है और हर चीज़ सुस्त पड़ जाती है, तो स्प्रिंग आ जाने से हर चीज़ में एक नई जान आ जाएगी और हर चीज़ फिर से जाग जाएगी। एंड फील ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लोक्स टू फीड इन एयर। और वो क्या करेगी, जो बर्ड्स हैं यानी कलियाँ, उन्हें भर देगी, उन्हें इस तरह से खुली हवा में छोड़ देगी जैसे बहुत सारे भेड़ों को चराने के लिए इकट्ठा किया गया हो। फ्रेंड्स, बीजों से जब छोटी छोटी वाइट कलर की कलियां निकलती हैं, अगर आप उन्हें आसमान से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारे भेड़ों को चरने के लिए इकट्ठा किया गया हो। विद लिविंग ह्यूज एंड ऑडर्स प्लेन एंड हिल। तो इस लाइन का मतलब है कि पूरा एरिया रंगीन और खुशबूदार हो जाएगा, फिर चाहे वो मैदान हो या पहाड़, हर तरफ खुशबू और रंग मिलेंगे। वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, हियर ओ हियर। तो इन 2 लाइन्स में पोइट वेस्ट विंड से कहता है कि तुम वाइल्ड स्पिरिट हो, तुम पर कोई काबू नहीं पा सकता और तुम जहाँ चाहती हो चली जाती हो। इसके साथ साथ तुम एक डिस्ट्रॉयर हो और एक प्रिजर्वर हो, यानी तुम कुछ भी तबाह कर सकती हो और कुछ भी बना सकती हो। तो तुम में ये दोनों क्वालिटीज़ हैं। तो वेस्ट विंड, तुम मेरी बात सुनो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेक्शन ख़त्म होता है। अब चलते हैं हमारे सेकंड सेक्शन की तरफ। Thou on whose stream mid the steep sky's commotion loose clouds like earth decaying leaves are shed। इन 2 लाइन्स में पोइट कहता है कि ये जो आसमान है जहाँ पर कोई जल्दी पहुँच नहीं सकता, वहाँ पर तुम बादलों को भेजते हो, वो बादल जो आसमान में शोर मचाते हैं। और ये खुले खुले बादल नीचे ज़मीन से देखने पर ऐसा लगता है जैसे सूखे हुए पत्ते हों। जैसे सूखे हुए पत्ते ज़मीन पर बिखरे होते हैं, वैसे ही ये बादल आसमान में बिखरे होते हैं। शोक फ्रॉम द टेंगल्ड बोज ऑफ हेवन एंड ओशन
लेकिन ये जो सूखे हुए पत्ते हैं वो तो किसी दरख्त से गिरे हैं। लेकिन अगर बादल पत्ते हैं तो वो किस दरख्त से गिरे हैं? तो वो आसमान से और समंदरों से। तो इन बादलों को देखकर ऐसा ही लगता है जैसे वो आसमान से और समंदरों से टूटकर बिखर गए हों। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। और ये जो बादल हैं ये फरिश्तों की तरह हैं। इनमें बिजली और बरसात भरी हुई है। देर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्च। और ये जो बादल हैं ये फैले हुए हैं तुम्हारे नीले आसमानों में। लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड। और ये बादल ऐसे लगते हैं जैसे चमकीले बाल हों जो सर से खींच लिए गए हों। किसके सर से खींच लिए गए हों? ऑफ सम फेयर्स मैनर्ड, किसी मैनर्ड के। फ्रेंड्स, मैनर्ड उन डांसिंग वुमन को कहा जाता है जो डायनोसिस यानी गॉड ऑफ माइन एंड लस्ट की फॉलोअर्स होती हैं। तो जैसे इनके बाल चमकदार होते हैं वैसे ही ये बादल लग रहे होते हैं। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द होराइजन टू द ज़ेनिथ हाइट द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म। ये बादल फैले हुए हैं इस होराइजन से लेकर आसमान की ऊंचाई तक। और ये जो बादल हैं वो आने वाले तूफान की तरह हैं जो दूर से ही दिखाई दे रहे हैं। इन्हें देखकर पता चलता है कि एक तूफान आने वाला है। द डर्च ऑफ द डाइंग एयर। दोस्तों, डर्च का मतलब होता है एक दर्द भरा गीत जो किसी की मौत पर गाया जाता है। तो इस लाइन का मतलब है कि वेस्ट विंड इस मरे हुए साल का सैड सॉन्ग गाती है। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डूम ऑफ अ वास्ट कल्चर। और रात में ये आसमान ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत बड़ी कब्र की छत हो। वॉल्टेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट ऑफ वेपर्स। और आसमान में जो कब्र दिखाई दे रही है इस कब्र का आर्क वे ये बादल लगते हैं। तो इस लाइन में पोइट कहता है कि आसमान कब्र की छत जैसा दिखाई दे रहा है और इस कब्र का जो आर्क वे है यानी इस कब्र का जो रास्ता है वो बादल दिखाई देते हैं। फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बस्ट ओ हियर। और इस कब्र की छत से काली बरसात आएगी, बिजली आएगी और ओले बरसेंगे। तो तुम मेरी बात को सुनो। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सेकंड सेक्शन ख़त्म होता है। अब चलते हैं हमारे थर्ड सेक्शन की तरफ। Thou who didst waken from his summer dreams the blue Mediterranean। तो यहाँ पोइट वेस्ट विंड से कहते हैं कि तुमने मेडिटेरेनियन सी को उसके गर्मी के सपनों से जगा दिया है, यानी तुमने उसकी नींद तो ख़राब कर दिया है। Where he lay lulled by the coil of his crystalline streams। वहाँ पर वो लेट कर अपनी नींद की आगोश में सो रहा था जहाँ पर आकर उसे नदियाँ मिलती हैं और जिनका पानी बहुत साफ़ होता है। Beside a Pumice Isle in Bays Bay। ये समंदर एक आइलैंड के पास है जो पत्थरों से बना हुआ है, बेस पे में, जो कि नेपाल के पास है। एंड सा इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स क्विवरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे। और उसने अपने ख्वाब में देखा बहुत सी पुरानी इमारतों और टावर्स को जो अब पानी में डूब चुकी हैं। यानी बहुत पहले इस जगह पर बहुत सी इमारतें और टावर्स थे लेकिन अब वो सभी डूब चुके हैं। ऑल ओवर ग्रोन विद एज्यूर मॉस एंड फ्लावर्स। और वो इमारतें जो समंदर में डूब चुकी हैं इन पर काई लग चुकी है और इनके ऊपर वाटर प्लांट्स उग चुके हैं। सो स्वीट द सेंस फेंट्स पिक्चरिंग देम। यानी वो इतने खूबसूरत हैं कि इनके बारे में सोचकर ही मेरे सेंस काम करना बंद कर देते हैं। द फॉर हुज पाथ द एटलांटिक्स लेवल पावर्स क्लीव देमसेल्व्स इनटू चार्म्स। पोइट इन लाइंस में वेस्ट विंड से कहता है कि अटलांटिक ओशन जो कि बहुत ही पुरअमन होता है लेकिन जब तुम वहाँ से गुजरती हो तुम वहाँ पर एक खलबली मचा देती हो। तुम्हारे आने से अटलांटिक ओशन की लहरें ऊपर को उठने लगती हैं। वाइल फार बिलो द सी ब्लूम्स एंड द ओजी वुड्स विच वेयर द सेप्टेस फॉलेज ऑफ द ओशन। समंदर की सतह के नीचे सी फ्लावर्स खिले होते हैं और उसके साथ ही बहुत सारे जंगली पौधों का झुंड होता है लेकिन इनमें किसी के भी पत्ते नहीं होते। नो दाई वॉइस एंड सडनली ग्रो ग्रे विद फियर। वो तुम्हारी आवाज़ को सुनते हैं और जानते हैं और तुम्हारे डर की वजह से ग्रे कलर के हो जाते हैं। एंड ट्रेम्बल एंड डिस्पॉइल देमसेल्व्स ओ हियर। और वो तुम्हारे डर की वजह से कांपते हैं, अपने फूलों की पत्तियों को खो देते हैं, अपने सभी पत्तों को खो देते हैं। तो तुम मेरी बात को सुनो। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थर्ड सेक्शन ख़त्म होता है। अब चलते हैं फोर्थ सेक्शन की तरफ। इफ़ आई वर अ डेड लीफ दो माइटेस्ट बियर। अगर मैं सूखा हुआ पत्ता होता तो ज़रूर तुम मुझे अपने साथ ले जाते। इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी। और अगर मैं एक बादल होता तो तुम मुझे अपने साथ उड़ा ले जाते।
a wave to pant beneath thy power and share the impulse of thy strength। और अगर मैं समंदर की एक लहर होता तो तुम मुझे आगे की तरफ धकेलते और अपनी एक ताकत का हिस्सा देते जिससे मैं तुम्हारी पावर को फील कर पाता। ओनली लेस फ्री देन दाओ ओ अनकंट्रोलेबल। और साथ ही मैं थोड़ा आज़ाद हो जाता लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, क्योंकि तुम तो अनकंट्रोलेबल हो। इफ़ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी। अगर मैं वापस ही वैसा हो सकता जैसा मैं बचपन में था, यानी जब मैं एक बच्चा था, द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग अवर हेवन, तो मैं तुम्हारा दोस्त बन जाता और तुम्हारे साथ आसमान की सैर करता और हेवन को देखता। एज देन वेन टू आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड कार सीम्ड अ विजन। मुझे ये अजीब नहीं लगता ये सोचकर कि मैं इतना फास्ट हो सकूंगा जितना फास्ट तुम हो, क्योंकि तुम्हारी जो स्पीड है वो आसमान में उड़ने वाली है। तो मैं तुमसे आगे तो नहीं निकल सकता, बट तुम्हारे साथ ज़रूर चल सकता हूँ। आई वुड नेवर हैव स्ट्रीवन। मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं मांगता। एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड। और जिस तरह से मैं तुमसे प्रेयर करता हूँ अपनी ज़रूरत के टाइम में, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ उड़ता तो मैं तुमसे कभी मदद नहीं मांगता। ओह लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड। और मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे उठाओ एक लहर की तरह, एक पत्ते की तरह और एक बादल की तरह। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड। यानी मेरी ज़िंदगी में जो कांटे हैं मैं इन पर बार बार गिरता जा रहा हूँ और इस वजह से मेरा खून बह रहा है और मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। आ हैवी वेट ऑफ आर्स हैज़ चेन्ड एंड बाउड। और इस वक्त ने मुझे चेन कर लिया है, अपना ग़ुलाम बना लिया है। इस वजह से मैं वक्त के सामने बार बार झुक जाता हूँ। वन टू लाइक दी टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। और ये वक्त भी बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो बहुत तेज़ है और बहुत प्राउड है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 4th सेक्शन ख़त्म होता है। अब चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ। मेक मी दाई लायर इवन एज दी फॉरेस्ट इज़। पोइट वेस्टविंड से कहता है कि मुझे तुम अपना लायर बना लो, अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा लो, जिससे तुम्हारा साउंड सभी में फैलेगा। वैसे ही जैसे तुम जंगलों से गुजरते हो वहाँ पर म्यूज़िकल साउंड प्रोड्यूस होता है। बट इफ़ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन। क्या पता मेरे पत्ते भी किसी जंगल में लगे दरख्त की तरह गिर रहे होंगे। द टमल्ट ऑफ द मार्टी हारमोनीज विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप अटेमनल टोन। और अगर ऐसा होता है तो मैं और ये फॉरेस्ट दोनों मिलकर एक बहुत अच्छा ऑटम म्यूज़िक प्रोड्यूस करेंगे। स्वीट दो इन सैडनेस। भले ये दुखी है लेकिन फिर भी ये जो आवाज़ है वो बहुत खूबसूरत होगी। बी द स्पिरिट फिरस माई स्पिरिट। तो वाइल्ड वेस्ट विंड तुम मेरे सोल बन जाओ, यानी तुम मैं बन जाओ। मैं चाहता हूँ कि मेरी सोल भी तुम्हारी तरह हो जिसे कोई कंट्रोल ना कर सके। बी द मी इम्पेचुअस वन। तुम एक अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर हो, तुम्हें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे जैसा हो जाना चाहिए, यानी तुम्हें मुझ में मिल जाना चाहिए। ड्राइव माई डेड थाट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ। यानी मेरे जो मरे हुए थॉट्स हैं, वो थॉट्स जो सिर्फ बुरा चाहते हैं, इन्हें तुम पूरी दुनिया में फैला दो उन गिरे हुए पत्तों की तरह, ताकि वो लोगों को इंस्पायर कर सकें और वो इनसे कुछ नया प्रोड्यूस कर सकें। ऐसे ही जैसे पुराने पत्ते गिरने के बाद नए पत्ते निकलते हैं, तो मेरे मरे हुए थॉट्स से लोग कुछ नया सोच सकेंगे। एंड बाय द इनकेंटेशन ऑफ दिस वर्स। ये सिर्फ एक पोएम नहीं है बल्कि एक प्रेयर है। स्कैटर एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ एशेज एंड स्पार्क्स माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड। और मैं चाहता हूँ कि वेस्ट विंड तुम मेरी इस प्रेयर को पूरी दुनिया में फैला दो। जिस तरह से राख और चिंगारी फैल जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकेंड अर्थ द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी। और मेरे इन वर्ड्स से जो पोएम अभी मैंने लिखी है, जो भी मैं तुम्हारे बारे में कह रहा हूँ, उन वर्ड्स के थ्रू तुम अपनी बात को सामने रखो। तो इस तरह से हर वर्ड एक प्रोफेसी हो जाएगी जो आने वाले फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करेगी, जिसको सब लोग सुनेंगे, क्योंकि तुम्हें तो कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। ओ विंड इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ओ विंड तुम एक बात बताओ, अगर ठंड का मौसम आ चुका है तो स्प्रिंग का मौसम ज़्यादा दूर है क्या? क्योंकि विंटर के बाद स्प्रिंग का मौसम आता है और ये बात तय है। अगर विंटर आ चुकी है तो स्प्रिंग का मौसम कैसे पीछे रह सकता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये पोएम ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।